ठीक होने की डेफिनेशन क्या है? जो फैमिलीज़, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है जो यहाँ पर नशे कर रहा है, यहाँ पर शराब भी पी रहा है, चर्स भी ले रहा है, या कोई और XYZ नशा करता है, और उसको भेज दिया जाता है किसी ऐसे मुल्क के जहाँ पर उनको लगता है कि वहाँ पर नशे की अवेलेबिलिटी नहीं है, और उस मुल्क में जहाँ नशे की अवेलेबिलिटी नहीं है वो जाता है और वो नशे नहीं करता जैसे हेरोइन, चर्स या कोई ऐसा, लेकिन कुछ और कर लेगा, ठीक। सो फैमिली कहती है ये वहाँ ठीक रहा। तो ठीक रहने से मुराद क्या है? कि जब आप कहते हैं कि ये इतने अरसे इसने नशा नहीं किया और ये ठीक रहा, तो वो ठीक क्या था? जैसे हो सकता है कि इनका एक्सेप्शनल हो, लेकिन मोस्टली कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट पेशेंट ढूंढ लेता है। और जैसे आज मैं साइकोथेरेपी में भी कह रही थी कि प्रॉब्लम ये होता है पेशेंट को कि ड्रग ऑफ चॉइस ना करें, क्योंकि चर्च जब मैं ले रहा था तो चर्च से ऐसे मामलात नहीं थे, मामलात ख़राब तो हेरोइन से हुए हैं, तो हेरोइन इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर मी, चर्च नहीं है, ठीक। लेकिन ये जो बाहर भेजना, या पेशेंट भी समटाइम ऐसी ऑप्शन देता है कि अगर आप ये कर दें तो मैं नशा छोड़ दूंगा। वो कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं कि अगर आप ये कर दें तो फिर मैं नशों का नाम भी नहीं लूँगा, गाड़ी ले दें, और ये तो वेरी कॉमन, बाहर भेज दें, हज करवाने ले जाए, कारोबार करवा दें, और शादी करवा दें। जी ये सही नहीं है तो दूसरी शादी, जो दूसरी बीवी होएगी ना, ये वैसे मिसाल ना फैमिलीज़ का भी होता है कि ये जो पहली बीवी है ये इसको समझ ही नहीं सकी, इसको ठीक ही नहीं कर सकी, इसकी ये गुण ही नहीं है, सो अब इसकी वाइफ को चेंज करके देखते हैं, शायद ये नशा छोड़ दे। क्योंकि ये तो वाइफ की जिम्मेदारी होएगी ना कि वो अपनी कोई तिलिस्माती कैपेसिटीज़ को, पावर्स को यूटिलाइज करे और नशा ही छुड़वा दे। कितनी वाइफ्स को ये लगता है कि दे हैव द तिलिस्माती पावर और वो नशा छुड़वा सकती हैं। सीखे बगैर नहीं हो सकता ना, सीखे बगैर ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अपनी नींद को ख़राब करके, और आपके अंदर ये पावर है कि आप फॉर सम रीज़न पीछा ही नहीं छोड़ेंगे इनका, और हर टाइम एक जिप सी लग जाएगी, और एक ऑल द टाइम आप इनके ऊपर रहेंगे, तो ये नशा छोड़ देगा। हसन साहब ने अभी क्या कहा, दिनों की बात, नंबर ऑफ डेज कम करवा देंगे तो हम छोड़ देंगे नशा। ट्राइयाँ कर कर के इतने फॉर्म हुए हैं हम कि अब कोई ट्राई नहीं करनी, और यही एजुकेशन हम फैमिली को देते हैं कि अब कोई ट्राई नहीं करनी है, ठीक है। दिन कम करवा कर अब नशा नहीं करेंगे। आप दिन कम करवा कर डायबिटीज़ को फिक्स कर सकते हैं? यू टेल मी, नहीं कर सकते ना। इट्स लाइक दैट। मैं एक एडिक्शन रिकवरी का पेशेंट अगर सिगरेट पिएगा, अगर उसकी ड्रग ऑफ चॉइस हेरोइन थी, आइस थी, व्हाटएवर, और उसने नशे से निजात का सफ़र शुरू किया और उसमें उसने सिगरेट पी ली, सो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या नहीं? थोड़े से रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं, बुक्स तो इसको बाकायदा ड्रग्स कह रही हैं, ये तो अपनी तसल्ली है। अगर उसकी एडिक्टिव नेचर हो तो, पैनाडोल की एडिक्टिव नेचर नहीं है, सिगरेट की नेचर एडिक्टिव। आपको पता है नेचर एडिक्टिव होने से क्या मुराद होता है? जैसे सिगरेट अगर पीने का सवाल आता है तो वो क्यों कोई पिएगा, ये तो एक रीज़न अपने आप को दे रहे हैं ना। वैसे वो वक्ती कोई मज़ा है ना जिसको लेने के लिए करेगा। सो ड्रग्स में भी तो मज़ा ही लेने के लिए कर रहे होते हैं। देखिए मकसद ये है ही नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि सिगरेट बड़ा नशा है, आइस छोटा नशा है, नहीं। सब्स्टिट्यूट करना जो है ठीक है, लेकिन ये पेशेंट्स को आपने कहते हुए सुना कि मैं आइस की क्रेविंग्स को सिगरेट से मैनेज कर रहा हूँ, और ये जो सिगरेट को हम कुछ नहीं समझ रहे होते, एट द एंड क्या निकलता है फिर उसका कोई कॉन्सिक्वेंस है कि नहीं? अच्छा, अब जब ये वाली फीलिंग आती है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ और मुझे तो कुछ नहीं होगा, अब आई रियली वांट टू नो कि आप कुछ हुआ किसे कहते हैं। आई रियली वांट टू नो कि आपके नज़दीक, अल्लाह ना करे कि कभी किसी को ऐसा, लेकिन हुआ तो बहुत कुछ, रिलेशनशिप एट स्टेक आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। बट हो सकता है ये नहीं है कि हम इस बात में चलें कि जी मैं कहूँ आपको सिगरेट ने अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुँचाया और आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बहस ही नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एजुकेशन, जिसने रिसीव करनी है वो रिसीव कर लेगा। सो द पॉइंट इज़ कि जब आप नशे से रिकवरी के ट्रैक पर आते हैं तो कुछ
प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। जो उदास नाराज़ वाली एक स्टेटमेंट हम बार बार कहते हैं, रिकवरी के कुछ अपने सिम्टम्स होते हैं। अब उसके लिए चूँकि एक लंबे अरसे तक क्विक फिक्स की आदत पड़ी हुई होती है, एक लंबे अरसे तक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ी हुई होती है कि आपका मसलों का हल आपके पास होता है, ठीक। अब वो नहीं होता। अब फिर आप कहते हैं कि अच्छा चलें, सिगरेट से तो वो भी पी रहा है, वो भी पी रहा है, इससे कुछ नहीं होता, इससे बल्कि मेरी क्रेविंग्स जो हैं वो मैनेज, या कोई भी रैशनल आप अपने आप को दे दें, कोई भी रीज़न अपने आप को दे लें और आप सिगरेट को शुरू कर देते हैं, ठीक। और उससे फिर जैसे भी सालिक साहब ने कहा कि थोड़े रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ही की बात को फॉलो करें तो थोड़े चांसेस, थोड़ा सा जहर ठीक होता है। अभी आप तो सिगरेट नहीं पी रहे ना, ठीक है ना। अभी की जो सोबराइटी, जो सोबर स्टेट है, इसको अगर आप कंपेयर करते हैं प्रीवियस वाली से, सो फ़र्क तो लगता है आपको। जी जी, वेपिंग भी आप, निकोटीन ही है ना, नस्वार, वेपिंग क्या है। हाँ, कई मैंने ये भी पेशेंट से सुना कि इसमें ज़ीरो निकोटीन है, तो फिर आपको लेने की ज़रूरत क्या है फिर। देखें, उनको पता है कि वो जो एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो जो सिगरेट छोड़ के इन्होंने रिकवरी को रखा, तो वो रिकवरी मेंटेन तो नहीं रही, वो रिकवरी थी नहीं। अब अगर ये सिगरेट के बगैर अपनी रिकवरी को लेके चलते हैं, चैलेंजेस अभी भी इनको फेस करने पड़ते हैं। मूड जो है वो हाथ से निकल जाता है सम टाइम, बट ये उसको अंदाज़ा है उनको ये कि अब ये मुझे जो मूड मैनेजमेंट है, ये मुझे कोई केमिकल के बगैर ही ठीक करना है। बट अभी मुझे लगता है थोड़ा ईमान और पुख्ता हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी ही इज़ ऑन द ट्रैक, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा और ईमान पुख्ता हो जाएगा। अभी देखिए, इतनी जल्दी बेवफाई तो नहीं कर सकते ना अपनी पुरानी लाइफ से, और वो सूट भी नहीं करती। एकदम से आंखें माथे पे रख लेना कि अब सिगरेट को भी बुरा कह दे। वो हमारे एक पेशेंट थे, आप चाहते हैं हम ज़िंदगी बेरंग हो जाए हमारी, आप सिगरेट को भी निकाल रहे हैं, तो फिर तो लाइफ में कुछ नहीं रहेगा। सो दे हैव दैट, इस तरह की पेन होती है हमारे पेशेंट की। दे कैन नॉट व्यू कि ज़िंदगी केमिकल्स के बगैर भी हो सकती है। देखें, डिनाइल कम या ज़्यादा आई डोंट नो, होता है या नहीं होता है या नहीं होता, ये एक ज़रूर होती है। उसमें इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं। सम टाइम पेशेंट्स को लगता है कि थोड़ा बहुत डिनाइल है, इतना ज़्यादा नहीं है एंड ऑल दैट। लेकिन जो बात आप कर रही हैं कि सम टाइम आपको ऐसा फील होता है, तो मुझे लगता है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक होने वाले मसले हैं, और इस पे उलझना नहीं है एज अ फैमिली मेम्बर आपने। देखें, हम एक एजुकेशन देते हैं ना पेशेंट को भी और फैमिली को भी, आहिस्ता आहिस्ता उसने जाना ही है अंदर। जैसे जैसे सेनिटी इंटैक्ट होती जाएगी, जैसे जैसे ब्रेन एब्जॉर्ब करेगा चीज़ों को, काबिल हो जाएगा समझने के, तो ये वाली बातें अंदर जानी है। देखें, बिलाल साहब यहाँ पर हैं, एक टाइम पे आपने देखा उनका वो फेज़ भी जिसमें उनके अंदर बात एब्जॉर्ब होती ही नहीं थी, ठीक है ना। सो अभी अब मैं क्या हूँ, छोटे से काउंसलर हैं या बड़े सारे थे। हाँ, हमें खुद लगता था कि कम से कम, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट ही ब्रेन की सारी केमिकल के अंडर हुई, और ये चैलेंजेस लगते थे। फिर सिर्फ ड्रग के मामले नहीं थे, मूड के डिसऑर्डर्स भी थे, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी थी, और फैमिली भी ऑन दी अदर हैंड सिंपल थे। लेकिन जब उन्होंने एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इन माय ओपिनियन इनका दिल नहीं भी चाहता था तो ये यहाँ पर होते थे, और ये मुश्किल बात करते थे, ये ऐसी बात करते थे जिससे काउंसलर को चिढ़ चढ़े, ये ऐसी बात करते थे जिससे ये गलत साबित करना चाह रहे। ऐसे ही होता था, अंदर ही अंदर कोई ये जंग होती थी कि ये जो बात कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि पहले की निस्बत इनसे बात करना आसान है। मैं सालिक की बात कर रही हूँ, पहले ज़रा ऑन गार्ड ज़्यादा फील होते थे। आई कैन शेयर माई ऑब्जर्वेशन, यू कैन हैव द डिसएग्रीमेंट। सो अब ये ज़रा एब्जॉर्ब करते हैं, ये सुन लेते हैं बात को। पहले जाकर ठक करके ईगो पे लगती थी जवाब, मुझे और कोई कुछ कह दे, अब यहाँ तो वो नहीं तो यहाँ तो मैं नहीं। लेकिन अब ग्रेजुअली ये सबके अंदर ये स्टेट आना शुरू हो जाती है कि जब वो अपनी ज़िंदगी को कुछ बताए हुए असूलों पे गुजारता है, तो अल्टीमेटली जैसे जैसे ब्रेन हील होगा वैसे वैसे चीज़ें समझ में भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। ये पॉइंट फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि आप वेट कर रहे होते हैं कि कब वो टाइम आए जब क्या हो, आप बताएं असद साहब की मदद, और वो सुनने के लिए तैयार हो, बात माने और बर्दाश्त करे। ठीक, अब इसके लिए आपको लगेगा कि ये वो क्राइटेरिया है जिस पे कि अब वो ठीक है, इस पे वो ठीक जी, एहसास कहीं गुम गया है और उसको ढूंढने की कोशिश फैमिली भी कर रही होती है और थेरेपिस्ट भी कर रहे होते हैं कि वो जो ताहा साहब का एहसास इंडोर में था वो आउटडोर में किधर है। उनको लगता है ये है कि नशे से नफ़रत हो जाएगी तो ये छोड़ देगा। यही तो फैमिली को हम बार बार ये गुजारिश करते हैं कि पेशेंट का बड़ा लॉस हो जाता है जब वो नशा छोड़ता है, उसकी ज़िंदगी वीरान हो जाती है और आप कह रहे होते हैं कि रोवे भी ना फिर, यानी एक बड़ा लॉस हो जाए फिर आप डिमांड करें कि ये हंसे भी आगे से, क्योंकि फैमिली ने पहले ऐसे दिए हमें ना एक्सप्रेशंस, तो वो मिस करते हैं कि अब मसला क्यों है। अब ये हमें सम टाइम पेशेंट सॉरी कह रहे होते हैं फैमिली को, तो एक इनविजिबल सी गन भी उनके हाथ में नज़र आ रही होती है कि उन सॉरी कह दे देता और की जानते हो तुसी, तो वो गन पॉइंट पे जो सॉरी करना होता है ना कि जब कह दिए अब और क्या चाहते हैं कि हम क्या करें जी, जान लेनी है। जो पैटर्न पेशेंट के होते हैं मैम वही फैमिली के भी होते हैं। को डिपेंडेंस की फैमिली भी तो एक एडिक्शन में है ना, जो रिलेशनशिप की एडिक्शन, तो आप खुश होके ना दिया करें। फिर जो वो कहते हैं सिगरेट पी कर अब खुश होकर दें, आप खुश होके ना दिया करें। फिर अब आप देखें कि ये है ऑन अ लाइटर नोट बात, लेकिन है बहुत पेनफुल कि आप अपने ही लव्ड वन से ये बात सुने कि ठीक है अजियत इज़ समथिंग फॉर यू, ठीक, लेकिन अगर मैं बहुत ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड से आपसे कहूँ कि आपने इसको अजियत नहीं बनाना। जैसे रिकवरी के टास्क है ना, आप देखें कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं। सो आपने कंट्रोलिंग पैटर्न से नहीं जाना। अगर वो ऐसी दिल दुखाने वाली बात कहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स बताएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इसको अगर आप समझ रही हैं कि नाउ इट्स बिकम अजियत फॉर यू, सबसे पहले इस पे काम कर लें कि इसको अजियत वाले स्टेट से निकाल लें। ये काम है जो आपने करते रहना है। इसके साथ अपनी फीलिंग्स को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं करना है कि ये होगा तो फिर अगला काम होगा, और ऐसा साइन भी नहीं देना है कि जी आई एम ओके विद दैट कि आप नहीं हैं। सो जेन्युइन जो फीलिंग्स है ना आपकी, वो बस वर्बलाइज किया करें, तुलना नहीं है और बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना। कोई भी इमोशनल स्टेट डिसऑर्डर में जाना शुरू हो जाए और वहाँ पर अभी आपका इरादा नहीं है नशा करने का, किसी मूड का अप एंड डाउन होना, लेकिन आप अपने तौर पर ये फील नहीं करते कि मुझे नशे की तलब हो रही है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, एंजाइटी हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, कोई भी ऐसी जज्बाती कैफियत जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होना शुरू हो जाए, तो ये इमोशनल रिलैप्स है। जब आपका मूड आपके हाथ में नहीं आ रहा है, ठीक, वो हाथों से निकल जा रहा है, वो कोई भी स्टेट हो, बेचैनी की, खौफ की, कुड बी एनी स्टेट। अब उसमें मोस्टली पेशेंट का ध्यान नहीं होता कि वो नशा करेगा, यानी इमोशनल स्टेज में नशे के ख्यालात उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आपके जहन में नहीं होता कि नशा विल बी द एंड, लेकिन पहले कितनी दफ़ा उन इमोशंस को आपने नशों से ठीक किया। सवाल ये है कि पहले जब आप इरिटेट हुए, फ्रस्ट्रेटेड थे, खुश थे, एक्साइटेड थे, डिप्रेस थे, तो हर इमोशन का एंटीडॉट क्या था आपके पास? अब आपने हर इमोशन का एंटीडॉट टूल किट में डाला? द आंसर इज़ नो। सो पुराने तरीके फिर वापस आपको मेंटल रिलैप्स की तरफ लेके जाते हैं। ठीक, अभी आप मिसाल के तौर पर फ्रस्ट्रेटेड थे, इरिटेटेड थे और इसको मैनेज नहीं किया और आपको लगा कि ये मैं फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन या एंगर, डिप्रेशन इसलिए फ़ील कर रहा हूँ, तो आज जो मैं ये फ़ील कर रहा हूँ तो इट्स बेटर कि मैं फॉलोअप पे ना जाऊँ, इट्स बेटर कि मैं ये काम ना करूँ। आप समझते हैं कि ये स्टेट बेहतर हो जाएगी ये करने से, लेकिन एक्चुअली में यू आर मूविंग टूवर्ड्स द मेंटल रिलैक्स बिकॉज यू स्टार्ट लिसनिंग इन द मूड। जो वो कह रहे हैं आप वो करते जा रहे हैं, एंड एट द एंड मेंटल रिलैप्स के साइंस क्या हैं?
आप में से किसी को पता है मेंटल रिलैप्स के साइन क्या? जी, एक यूफोरिक रिकॉल्स, यू स्टार्ट प्लानिंग टू डू, फाइंडिंग द वेज, मैनिपुलेशन, कोई ना कोई जोड़ तोड़ लगाना, रोमांटिसाइज करना ड्रग्स को, नेवर एंडिंग ऑब्सेशन इज़ द राइट वर्ड, कि आप उससे छुटकारा ही नहीं, कहीं ना कहीं पर बैक ऑफ द माइंड ख्याल आना शुरू हो जाता है, ऐसे अल्फाज आना शुरू हो जाते हैं, इस लाइफ से वो लाइफ बेहतर थी। यहाँ कोई ऐसा निज़ाम होता कि जिसमें हम नशे भी कर सकते और रिकवरी भी किसी, जी नहीं, नशे भी कर सकते और रिकवरी भी किसी ना किसी तरह से चलती रहती। सो फैंटेसाइज करना, हेल्प को सीख ना करना, हेल्प से जान छुड़ाना। आपको कोई हेल्प कर रहा है बार बार और आप क्या कहते हैं, ये फ़िक्र की कोई बात नहीं है, नशा नहीं मैं करूँगा। बैक ऑफ द माइंड आप फैंटेसाइज करना शुरू करते हैं। आप अपरेंटली दवाइयाँ, फॉलोअप, फैमिली से आइसोलेशन में चल, ये मेंटल रिलैप्स है। जी, एब्सोल्युटली सिमिलर है। आपका ब्रेन ये जो ट्रिक देता है ना, मेरे ख्याल से हम सब एज अ थेरेपिस्ट और प्रोफेशनल हमने अपने लव्ड वन की डेथ से पेशेंट्स को फ़ायदा उठाते देखे, अपने लव्ड वन की डेथ से, रिलेटिव्स की नहीं। जैसे अगर किसी पेशेंट की मदर की डेथ हो गई या फादर की डेथ हो गई तो उससे भी वो वे आउट निकालते हैं कि नाउ इट्स जस्टिफाइड टू टेक द केमिकल्स। उसको उस तरह रैशनलाइज करते हैं अपने ड्रग यूजेज को और फैमिली भी कन्विंस होती है इस बात पे कि ये जो इनके फादर की या इनके ये बड़ा लॉस है ना, ये फिर दोबारा इससे हैंडल नहीं हो रहा और वो दोबारा इस नशे में। ये बहुत ही, इसको ऐसे ही कनिंग एंड बैफलिंग डिजीज़ नहीं कहा जाता, ये आपको ऐसे ट्रैप करती है कि जैसे आपने कहा ना कि वाकई में कोई प्रॉब्लम है, तो ये कैसे पता चलेगा सलमान साहब कि वाकई में कोई प्रॉब्लम है और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है? एक किसी ने प्रॉब्लम बनाई हुई है और एक वाकई में प्रॉब्लम, हाउ कैन वी डिफाइन दैट? सवाल है ना कि आप एक प्रॉब्लम को जेन्युइन प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ये कैसे जाहिर होगा, और आप ही एक प्रॉब्लम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये कैसे जाहिर होगा? वो भी क्रेविंग्स है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि इस ट्रैप से अपने आप को बचा लें। अब वो आपको क्रेविंग्स का साइन बोर्ड लेकर नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, ये एक अलग बात है। जब आप एक्टिव स्टेट में होते हैं, एक्टिव एडिक्शन में होते हैं, तो हर दफ़ा अपने यूज़ को जस्टिफाई करते हैं तो यूज़ करते हैं ना। चार बंदे उसको ज़रूर कह रहे होते हैं कि ये ऐसे इसने एक एक्सक्यूज़ बनाई है। पेशेंट को क्या लग रहा होता है जब वो नशा कर रहा होता है? ये तो मेरी नीड है, ये तो मेरी मजबूरी है, व्हाटएवर वो उनको लेबल करना चाहें। सो ये ट्रैप है, आपने इससे अपने आप को फ़ौरन से बचा लेना है। देखिए, ये क्रेविंग्स होती है ना, ये वांट्स होती हैं और ये नीड बन के मैनिफेस्ट होती हैं और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आती हैं। आप हैरान होंगे कि सिर्फ ब्रेन में इसको नीड की जगह दी जाती है ना, तो ये आपके दिल की धड़कन को चेंज कर सकती है, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को चेंज कर देती है। ये इतनी, अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें तो इट्स बायोलॉजिकल थिंग जिसको क्रेविंग्स कहते हैं। ये आपकी पूरी फिजियोलॉजी, आपको लगता है कि अब तो जायज़ है नशा करना, तो जिधर से भी इधर उधर से आए ना, यानी आपको लगे कि किसी ने फतवा दे दिया है कि नशा जायज़ है, फिर भी ये ट्रैप ही है, इट्स क्रेविंग्स। सो जब आप क्रेविंग्स के ट्रैप को समझ जाते हैं और किसी भी सिचुएशन में नशे को लेजिटिमेट करने की तरकीबें नहीं माइंड में बनाते कि अब तो नशा बनता है, अब हालात ऐसे थे, कोई हालात ऐसे हो सकते हैं जिसमें नशा आप कहें कि जस्टिफाइड है? नहीं हो सकते। सो मैंने आपसे कहा कि लव्ड वन की डेथ्स को हमने यहाँ पर देखा, पेशेंट के ये इतनी क्रॉनिक बीमारी है कि उसमें, और पेशेंट्स को ही मैंने ये भी कहते हुए सुना कि हम अपने पेरेंट्स के लिए, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, बिल्कुल 1% भी आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं है, कि हम दुआएं मांगते भी रहे एक्टिव एडिक्शन में कि काश हमारी फैमिली ख़त्म हो जाए और हम नशे कर सकें। दिस इज़ द क्रूअल नेचर ऑफ द ड्रग, कि हमारे, मैं कह ही नहीं सकती वो अल्फाज जो
सम टाइम पेशेंट यूज़ करते हैं। सो ये एक, इसको हम क्या कहेंगे, सेनिटी तो नहीं है ना ये, कि अपने नशों को इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना कि अपने लव्ड वन को ज़िंदगियों से निकालने का जहन में ख़्याल आना शुरू हो जाना कि हम घर छोड़ देंगे, आप ही ना रहें, हम ये कर देंगे। तो कितने पेशेंट के जहन में ये ख्याल आता है कि जो नशे के रास्ते में रुकावटें हैं तो इट्स बेटर कि हम घर ही छोड़ दें। मैं आपको बताऊं कि शायद पेशेंट कोई कह ना पाए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट की विशफुल थिंकिंग कहीं ना कहीं पर ये होती है, बहुत ही रिस्पैक्ट रिगार्ड से, कि कई ऐ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ मैं नशा करना है, फिर नशे होंगे या मैं होंगे। एग्री? अगर 1 करोड़ ख़त्म भी हो जाएगा फिर भी नशा वो करता रहेगा। सुबह एक बिलफर्ज अगर नहीं होता, देखें कितने डॉक्टर्स इधर उधर अवेलेबल हैं, वो कह रहे डिपेंड करते हैं नशे। जी शाम साहब, ये क्यों होते हैं? तो ये ड्रग की वजह से जो ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज, आई एम यूजिंग द वर्ड, स्ट्रक्चरल जो ब्रेन डैमेज होता है ना, जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, लिम्बिक सिस्टम में, मेमोरी में और डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन में, पोस्ट एक्यूट यही होते हैं ना, आप ये जो 6 सिम्टम्स फील करते हैं, तो रीज़न उनकी ड्रग की वजह से स्ट्रक्चरल ब्रेन के डैमेज हैं। फिर आपने कहा ये कितने अरसे होते हैं, तो बाय द बुक्स मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 2 ईयर्स। पैटर्न्स हैं, आते जाते हो सकता है किसी एक पेशेंट में आते जाते रहें, कोई दूसरा पेशेंट हो जिसमें लीस्ट टू मोस्ट हायरार्की में आए, नहीं वो आप वेट थोड़ी करते हैं कि इसने खुद ही जाना है। अगर ये आते जाते रहते हैं, जब आ रहे हैं तो फिर आप उसको जाने का रास्ता दिखाएंगे ना, कुछ आप कुछ ऐसे मैनेजमेंट स्टेप्स करेंगे जिससे कि ये जाने वाली स्टेज किसी भी पैटर्न के हो, 3-4 पैटर्न्स होते हैं पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स के। सो ये खुद से नहीं जाएंगे कि आप वेट करें कि नाउ दिस इज़ द टाइम आई एम हैविंग द पोस्ट एक्यूट, और अब इतने दिनों बाद इन्होंने खुद ही चले जाना है। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये रहेंगे आपके साथ, ये मुश्किल करेंगे और रिलैप्स करवा देंगे। आपने कहा इमोशनल, और उसमें क्या होता है कि इमोशनल फ़र्क कोई भी नहीं है। ये जो पोस्ट एक्यूट में इमोशनल रिलैप्स हो सकता है, जो लिम्बिक सिस्टम की ख़राबी में इमोशनल रिएक्शंस और नमनेस का पोस्ट एक्यूट है, सो ये वहाँ की मैनिफेस्टेशन होगी ना, इमोशनली डिस्टर्ब आप फील करते हैं। कि आप 6 सिम्टम्स ऑफ पोस्ट एक्यूट को समझते हैं ना, कौन कौन से हैं? इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली है, इमोशनली नम होना या रिएक्टिव होना, जज्बात इन ऑर्डर नहीं रहते हैं, मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, मेमोरी के इशू होते हैं, सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस इंक्रीज होते हैं। मेजर तो ये 6 सिम्टम्स हैं, 6 एरियाज ऑफ ब्रेन से रिलेट करके। अब जो मैंने सेकंड कहा कि इमोशंस, रिएक्शन या नमनेस, यहाँ पर इमोशनल ब्रेन की मैनिफेस्टेशन होगी ना, और इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली भी होगी, सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस में भी मैनिफेस्ट होगी आप किसी को भी। सो मैनिफेस्टेशन तो इसी में आती है ना, दीज आर द रिकवरी, और अगर आप इसको ओवरकम नहीं करते तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स द रिलैप्स। तो टाइम नहीं है इसका। ये ज़रूर बुक्स कहती हैं कि इतने अरसे तक एक पेशेंट एक्सपीरियंस करता रहता है, ठीक, लेकिन उसकी मैनेजमेंट भी वो बताते हैं। मैनेजमेंट में वो ये नहीं कहते कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठें और आफ्टर 6 मंथ और 2 ईयर्स, नहीं, दिस इज़ द रिकवरी सिम्टम, होना ही होना है। आपने जब तक इसको मैनेज नहीं करना है, सो रिकवरी आप किसको कहते हैं? नाउ यू टेल मी, रिकवरी की डेफिनेशन आपके नज़दीक क्या है? प्री रिक्विजिट है, शर्त है रिकवरी की एब्सटिनेंस, टोटल रिकवरी नहीं है ये। और अगर आप इस पोस्ट एक्यूट में एब्सटिनेंस को साथ लेके चलते हैं तो ये 2 साल या 6 महीने, बुक्स ये कहती हैं, अभी लेटेस्ट रिसर्चेस तो मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या कहती हैं, बिकॉज ड्रग्स कुछ ऐसी भी आ रही हैं जो इरिवर्सिबल लॉस भी करती है ना ब्रेन का। सो अब अगर आप इन 2 साल 6 महीने का ज़हन बनाते हैं और आप कहते हैं कि इसमें पोस्ट एक्यूट ठीक हो जाएंगे और उसके बाद आई विल टेक द ड्रग्स, या इन 2 सालों में 6 महीनों में कोई ना कोई केमिकल का एक्सपोजर आप देते रहते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा, जो आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे, सिगरेट का या ज़्यादा कॉफ़ी का या एनर्जी ड्रिंक्स का, जो आपकी नज़र में केमिकल मेन नहीं है, लेकिन आप वो कोई ना कोई एक्सपोजर अगर इस दौरान में देते रहते हैं तो ब्रेन डैमेज रिकवर होना शुरू होगा या और होना शुरू होगा। आपका एब्सटिनेंस ही मेंटेन नहीं रहा।
सो उसमें अब करना आपने क्या है, आपको पता है पोस्ट एक्यूट की मैनेजमेंट क्या है। जिस भी स्टेट के साथ हैं, इमोशनल स्टेट के साथ हैं, अपनी रूटीन्स को कभी ख़राब मत करें। जो सोना है, आज आप समझ रहे हैं कि आज ज़रा हम लेट सोते हैं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो ज़रा जाग लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो ये सबसे आप समझ लें कि ख़राबी है, ठीक। और उसके बाद फिर खाने पीने के मामलात या और भी जो आपका लाइफस्टाइल है, उसको वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स तो यू हैव टू मेंटेन ए रूटीन, सर्टन रूटीन, ठीक। अच्छा, उसके अलावा शेयरिंग का वो कॉन्सेप्ट देते हैं कि आप शेयरिंग को भी अपनी टूल किट में रखें, सम टाइम यू नीड दैट, ठीक। किसी सपोर्ट को अप्रोच करना सम टाइम ये भी ज़रूरत होती है, ठीक। सो अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं और अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये दिस इज़ द पोस्ट एक्यूट, तो ये आइडेंटिफिकेशन एक्नॉलेज करके जब आप मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो यस यू आर इम्प्रूविंग। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये मैं पोस्ट एक्यूट फील कर रहा हूँ तो अब फैमिली मुझे प्रोवोक ना करे, क्योंकि मैं इस वक्त पोस्ट एक्यूट सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सो अब अगर फैमिली ने कोई भी बात ऊंची आवाज़ में कही, मुझे प्रोवोक किया, तो अब फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल। बात समझा पाई आपको? यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिकवरी। यू कैन टेक हेल्प, टेक सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, बट दे विल नॉट, वो काम नहीं करेंगे आपके हिस्से के। जी, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, आप बताएंगे ये कितना कोई मज़ेदार काम है कि आपको एक बंदे के साथ अटैच कर दिया जाए और उसको कहा जाए कि तुमने इसके चौकीदारी करनी है। बोरिंग है। और फैमिली को ये मज़ेदार लगता है काम, उनके लिए भी ये तकलीफ़ दे। अभी जो मैम बात कर रही थी ना, मैंने इनकी स्माइल को मिस किया आज, अदरवाइज़ ये सेशन में काफ़ी स्माइलिंग फेस के साथ होती, लेकिन आज ये तकलीफ़ में, बिकॉज़ वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तकलीफ़ जो है वो बर्न आउट हो रही है। उनको यही बात हम फैमिलीज़ को सिखाते हैं कि ये जो पुलिसिंग होती है ना, एट दी एंड आप थक कर फिर क्या होगा भला, कुछ छोड़ देते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी ऐ नहीं सही हो सकता, फिर आप बहुत बुरे बुरे लफ्ज़ कहते हैं एज नहीं। वो जो सुभान साहब ने बात की ना, ये फैमिली की बहुत बड़ी तकलीफ़ है। ग्रेजुअली जब पेशेंट 100 दिन के बाद यहाँ से जाता है ना, तो फैमिली की स्माइल हम मिस करना शुरू कर देते हैं। आप यकीन करें, घबराना शुरू कर देते हैं कि अब, और दे स्टार्ट हैविंग दिस आइडिया कि कुछ ना कुछ तो होएगा, कि दे डोंट बिलीव दैट कि इसमें हमारा पार्टिसिपेशन क्या है। बात तो हम सिनर्जाइज करते हैं ना कि फैमिली अपनी एक सपोर्ट को लेकर आए जो सही सपोर्ट है, जो हेल्दी सपोर्ट है, और हम एक अलग सपोर्ट दें, प्रोफेशनल सपोर्ट। आप अपनी एक मोटिवेशन को लेकर आए, तो फिर कोई है रिज़ल्ट ख़राब हो। लेकिन फैमिली भी तो एक एडिक्शन में होती है ना। इफ़ आई कैन मेक सेंस कि मैंने जब पेशेंट ठीक होते हैं तो फैमिलीज़ को बीमार होते देखा है। पेशेंट राइट ट्रैक पे आ जाता है और फैमिली बीमार होना शुरू हो जाती है। कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा अपना? पेशेंट आगे बढ़ा है। देखिए, हेल्दी रिलेशन, अभी थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर इजाज़ बात कर रहे थे ना कि फियर को रिप्लेस करें विद लव, और लव स्ट्रेंथ देता है आपको ना, कॉन्फिडेंस देता है, मजबूती। लव का मतलब होता है किसी के लिए अच्छी विशेस रखना। तो जब आप किसी के लिए अच्छी विशेस रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो फिर आपकी एनर्जीज़ वैसी ही इन्वॉल्व होंगी ना। लेकिन अगर आप किसी के लिए खौफ की एनर्जीज़ रखते हैं तो आपकी बॉडी वैसी ही वाइब्स जो हैं जनरेट करेगी। सो ये पुलिसिंग की बजाय अगर हम इनसे दो टोक बात करें फर्मली कि ये नहीं है, ये डोंट्स हैं, ठीक। सो ये मतलब पैटर्न जो फैमिलीज़ को, देखिए सबसे ज़्यादा खौफ क्या होता है आपको, फैमिली को और पेशेंट को सबसे बड़ा खौफ है क्या? रिलैप्स ना कर जाए। ये मिथ कहती है कि पेशेंट समझता है कि रिलैप्सेस नॉर्मल हैं, पार्ट ऑफ रिकवरी, ठीक। वो कह रहे हैं ये मिथ है। खौफ तो रिलैप्स का ही है ना। अब मुझे बताएं कि हम सब अगर इस बात पर गौर करना शुरू कर दें और खौफ खाना शुरू कर दें कि रिलैप्स ना हो जाए, तो रिलैप्स नहीं होगा। रिलैप्स प्रिवेंट कैसे होगा? नॉट थिंकिंग अबाउट इट। आप अपने हिस्से का काम करते हैं। एज अ फैमिली आपके हिस्से का काम क्या है?
सिंपल, प्रोवोकिंग ना करना, इनेबलिंग ना करना, असर्ट करना, यही है ना सच्ची खरी बात, इज्जत और एहतराम से कहना, बार बार कहना। अच्छा, फिर जब आप अपने हिस्से का काम कर लेते हैं, आपने प्यार से बात की, प्यार में कोई कमी नहीं लेकर आए, अपने रिलेशन को नरिश किया, ऑक्सीटोसिन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए, लेकिन जहाँ पर मना करना है वहाँ पर आप मोहब्बत और एहतराम से मना भी करें, फर्मली मना करें। देखिए, जब कोई टेंट्रम थ्रो करता है ना, तो बच्चों को डील करने के लिए एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जब कोई बच्चा 2, 3, 4 साल का टेंट्रम शो करता है ना, तो आप वो 2 वजह से कर रहा होता है कि या तो आप अपनी डिमांड को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाह रहा होता है, या आपके रिस्पॉन्स को वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए जो पेरेंट्स हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप फर्मली ना कहना सीख जाएं। फर्मली ना कहने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, कोई पेरेंट बताएगा फर्मली ना कहना। बट आपको पता है कि पेशेंट के पास बड़े खूबसूरत तरीके होते हैं आपको अपनी डिस्कशन में इन्वॉल्व करने के लिए, लेकिन जब आपने ना ही कह दिया एक दफ़ा और आपने सिर्फ फॉलो करना है कि मेरी ना हाँ में ना बदले, फिर कोई और उसको ज़रूर दे दे रीज़न ना कहने, हाँ कह दे, मैंने जो ना कही है ना वो मैंने उस पर डट जाना है, डट जाना जिसको कहते हैं। जब आपकी तरफ से एक फर्म ना होती है तो पेशेंट क्या करेगा बच्चे की तरह? जब आप बच्चों को ना कहते हैं तो आप उनको कहते हैं कि ये शोर करता है, कितना शोर करता है, बथेरा, पहले से भी कहीं ज़्यादा। यानी जब आप किसी एक बच्चे को, टोडलर को पहली दफ़ा ना कहते हैं ना किसी बात पे, तो वो पहले से कहीं ज़्यादा शोर मचाता है। जब आप अपने लव्ड वन को पहली दफ़ा ना कहते हैं ना, तो उसके शोर पता है कैसे कैसे होंगे? अब मुझे पेशेंट्स हेल्प करेंगे, कैसे कैसे होंगे। अगर आपने सोचा, मैं एक्सपेक्ट करी थी आप कहेंगे कि फिर मैंने सोचा कि अगली बारी किस तरह आना है कि कोई ये प्लान नहीं बनाया कि यह वाला प्लान फेल है तो प्लान नंबर 2 की है। आपको पता है ऑटो पायलट पे पेशेंट के प्लान्स चल रहे होते हैं। इफ़ प्लान नंबर A इज़ फेल तो प्लान नंबर B और फिर C, और जब तक वो अपनी बात नहीं मनवाते दे हैव द कैपेसिटी। हमने उलझने की बजाय फॉर्मली ना कहना सीख लेना है। जब आप पहली दफ़ा ना कहेंगे ना, तो वो कौन कौन से, मैं दोबारा नशा करूँगा और हरते बात दिगाले ना थे, वाइफ को क्या सुनने को मिलेगा? ये तो पड़ा पड़ा है जवाब होगा ना बाद में, जब तक फॉलोअप पे पहुंचेगा। अभी तो पेशेंट शुरू में ही कहेगा। तरले भी होते हैं, लेकिन एक होते हैं सोफिस्टिकेटेड वे में मैनिपुलेशन। ये बहुत मुश्किल काम है। और कोई धड़ल्ले वाला बंदा हो जो कहे कि यहाँ पे फैमिली नहीं या मैं नहीं, छुड़वा लो फिर मैंने ज़बरदस्ती नशा। यहाँ पर जी नहीं, आपने तो कहा मेरी किताबें लाएं। ये एक मैनिपुलेशन इन्होंने कहा, जब इनकी मीटिंग्स हुई इन्होंने कहा मेरी किताबें ले आएं, चूँकि मेरी पढ़ाई बड़ी ख़राब हो गई नशे की वजह से, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और पेरेंट्स कैसे खिल गए? फूल की तरह खिल गए। और हमने जो है ऊपर से उनको बता दिया कि अभी आप खेल नहीं सकते, स्प्रे कर दिया। कि जब हर दफ़ा वो एक फॉर्मली ना कहकर आपको आते थे तो काफ़ी मुश्किल से गुज़रते थे, आपकी फैमिली भी और बाकी लोग भी, कि जब वो, उनके लिए भी ये पहली ना है, उन्होंने भी हमेशा यस बॉस कहा है आपको, उन्होंने हमेशा आपकी बात मानी है। उनके लिए कितना मुश्किल है। कभी आपने ये नोट किया है कि फैमिली के लिए आपको ना कहना पहली दफ़ा कितना मुश्किल है? लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं आपसे ये कह रही हूँ कि फर्मली ना कहें, फिर वो ना हाँ में नहीं बदल सकती आपकी। फिर चाहे जितनी भी टेंट्रम्स शो करे, मैनिपुलेट करे पेशेंट, किसी भी अंदाज से वादा करे, तरले करे, आपके मिन्नतें करे, कस्में खाए, सब कुछ करे, फिर जब आपने एक दफ़ा ना कह दिया है तो फिर उसको हाँ में मत चेंज करें। उसमें 2 चीज़ें फिर आपके पास ऑप्शन है। एक तो आप उनको अपनी फीलिंग ज़रूर बताएं कि मैंने बेटा मना किया था, आपने फिर भी किया तो मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का, या जो भी फीलिंग्स हैं आपकी। दूसरा, फिर उनको ये भी बताएं कि अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे किसी बात पर आप कुछ मुझसे मांगेंगे तो मैं भी आपको ना करूँगी।
सो बी प्रिपेयर योरसेल्फ, और उसको फिर यूटिलाइज भी करना है। खाली धमकियाँ देने से हम फैमिलीज़ को भी मना करते हैं पेशेंट को। सो आप बड़े पोलाइटली कहते हैं कि बेटा मैंने ये कहा था और आपने नहीं माना, नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी बात से ना कहूँ तो आपने भी उसको बर्दाश्त करना है, ठीक है। ये जो एक पेशेंस से चलना होता है ना ट्रीटमेंट में, ये बड़ा मुश्किल फैमिलीज़ के लिए हो जाता है। वो अपने जहन में सोचे हुए होते हैं कि अब चूँकि इनकी ज़िंदगी से नशा चला गया है तो अब चीज़ें स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन स्मूथ नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होती हैं। सो रिलैप्स इज़ पार्ट ऑफ रिकवरी है, फिर नहीं है। फिर क्या किया जाए प्रिवेंशन के लिए? मैं आपको एक बात बताऊँ सलमान साहब, आपकी बात काट रही हूँ, आप घर में रह के भी नशा कर सकते हैं। देखिए आप, उन्होंने कहा कि फैमिली ऑपरेट करी तो हम क्या करें, आप लव से ऑपरेट कर लें। अगर आपकी फैमिली पुलिसिंग कर रही है तो हम फैमिली को भी ये कहेंगे कि वो भी फियर से ऑपरेट ना करें, वो भी लव से ऑपरेट करें, कि जब कोई ख़राबी आए टू द पॉइंट स्टैंड लें उस पर, और बिला वजह अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट मत करें। अपनी एनर्जी संभाल के रखें उस टाइम के लिए जब कोई आपको फ़ैसला करना होगा, जब कोई आपको स्टैंड लेना होगा। लेकिन ये हर वक्त की जो तकलीफ़ है ये मत अपने साथ। लेकिन पेशेंट को लव के लेंस से फैमिली को देख, क्या होगा भला अगर पेशेंट अपनी फैमिली के को मोहब्बत से देखना शुरू कर दे। वो पुलिसिंग कर रही है, सुभान साहब आप अपने फादर को, अपनी मदर को मोहब्बत से डील करना शुरू कर दें, क्या होगा? नहीं, शायद ना करें, लेकिन क्या होगा, जो आपको अनोइंस हो रही है वो नहीं होगी। सो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हल बता रही हूँ कि जब फैमिली प्रोवोक करे, जब फैमिली आपको फियर से ऑपरेट करे, तो अगर आपने कुछ करना है सालिक, तो आप अपना लेंस चेंज कर ले, आप मोहब्बत से डील करें। लेकिन आप चिढ़ क्यों चढ़ेगी आपको? कभी ये सोचें, जब फैमिली कुछ कह रही होती है और आपको चिढ़ चढ़ती है। देखिए अगर मैंने कुछ नहीं, कोई मेरा प्लान ही कोई गलत नहीं है, तो आप एक बात बार बार कहते रहें। मैं वही तो बात कर रही हूँ, अगर आपके इरादे नेक हैं तो चिढ़ नहीं चढ़ेगी। ये आपने कभी एक्सपीरियंस करना है इस बात को, शायद आज इस बात को आप प्रोसेस ना कर सकें कि जब आपके इरादे नेक हैं, अगर आपके इरादे नेक हैं तो फिर चढ़े, आपको फैमिली के साथ एम्पैथी होगी एंड आप अपनी सारी एफर्ट्स उनको हेल्प करेंगे कि जी मेरे से आपको इस तरह अपसेट होने की ज़रूरत। मुझे पहले सलमान साहब का लफ्ज़ सुन लेने दें, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट। फैमिली से हम्बली यही बात है कि वो पुलिसिंग ना करें, लेकिन ऑन द अदर हैंड पेशेंट को जो एजुकेशन है फैमिली से, तो हम यही बात कर रहे होते हैं ना कि ये प्रोवोकेशन है। जब आप किसी को स्मेल करें या शक करें तो ये ठीक का बिहेवियर है नहीं है। वो तो मैं पहले जो असर्टिव नो और उस पर स्टैंड लेने की बात की है, लेकिन पेशेंट क्या करे, क्योंकि उसकी सारी बातचीत में ना यही बात आकर रुकती है कि फैमिली प्रोवोक करती है, फैमिली पुलिसिंग करती है, फैमिली ये करती है। सो पेशेंट को हेल्प करना भी तो हमारी जॉब है ना। अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं 10 टाइम्स यहाँ पर ये कहूँ कि फैमिली को ऐसे बिहेवियर नहीं करने चाहिए, तो मैं कह दूँगी, बट बात ये है कि मसले का हल ये नहीं है। मुझे बताएं, हम जो 60-90 मिनट्स फैमिली से बात करते हैं, और क्या है आपको, और इधर फैमिली की क्या एजुकेशन मिलती है? दो ही बातें हैं ना, प्रोवोकेशन, एनेबलिंग, ये ना करें, यही कह रहे होते हैं ना। लेकिन एक बात को थोड़ा सा आपने समझना भी है कि फैमिली की भी एक प्रैक्टिस हुई भी होती है। जैसे आपके बस में नहीं होता, कभी आपने ओसीडी पेशेंट्स को देखा है? कभी किसी का कोई ताल्लुक़ रहा है ओसीडी पेशेंट्स के साथ? जी, कितनी तकलीफ़ में होते हैं। उनकी तकलीफ़ पता है क्या होती है? कि उनको पता होता है कि ये जो ख्याल उनके जहन में बार बार आ रहा है ना, ये ठीक नहीं है, और उस ख्याल को तसल्ली देने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फैमिली के ये ऑब्सेशंस होते हैं कि उनको ये तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, और उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बड़े पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन इसको फिर हल किया जाए या इससे फ़ायदा उठाया जाए? नाउ यू टेल मी कि इसको सलूशन, आप भी तो फैमिली की सपोर्ट है ना। जैसे फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको भी, हम जो है वो फैमिली की को भी तो सपोर्ट करना है ना, सुभान साहब। सो अगर फैमिली प्रोवोक करती है, सो आप अगर मोहब्बत की नज़र से उनको देखते हैं, और अगर कोई है ही नहीं है, तो वो फिर प्रोवोकेशन लगेगी भी नहीं। इस बात को भी आपने
नहीं ट्रैप्स है ना। देखिए एक बंदे, मैं आपसे कहूँ कि आपका एक्सपीरियंस ये रहा हो कि ट्रेन आ रही है सामने से और आप सामने खड़े हुए हैं और ये सारी, तो फियर तो होता ही ना। फैमिली को भी ये फियर होता है कि फैमिली को अगर 20 दफ़ा उनका एक्सपीरियंस है ना, मैं 20 दफ़ा बहुत कम कह रही हूँ, सो 21वीं दफ़ा वो सिर्फ आपके कहने पे आप पे बिलीव नहीं कर सकते, ठीक, अनटिल अनलेस वो आपके मयरेबल चीज़ों को नहीं देखना शुरू करते। फैमिली को ऑन द अदर हम ये कहते हैं ना कि बजाय इस पे शक शुबे में पड़ने के, आप बिलीव अपने मयरेबल बिहेवियर्स को बनाएं कि अच्छा अगर इफ़ इज़ कमिंग हेयर, इफ़ इज़ डूइंग अपना रूटीन का काम, तो फिर आपको अपने इस खौफ का कोई बंदोबस्त करना होगा फैमिली को कि अगर फिर भी अभी ये ख़दशा रहता है कि डू समथिंग, तो फिर इस खौफ पे काम करना होता है। लेकिन अगर वो ये आपको कहे कि नशा मैं नहीं करूँगा बट स्ट्रक्चर से मैंने नहीं जुड़ना, तो सॉरी बहुत खतरा है। लेकिन फैमिलीज़ मोस्टली इस बात को मान लेती हैं, बड़ी ही खूबसूरती से पेशेंट ट्रीटमेंट को ट्रिम कर लेता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता। पेशेंट आराम से अपने आउटडोर ट्रीटमेंट को ऐसे टेलर ट्रिम कर लेते हैं और आपको लगता है कि जैसे आप ही रूल कर रहे हैं। आपको ये मिसाल के तौर पर वो 3 बजे की बजाय 4 बजे आएगा, ठीक, वो एक दिन स्किप करना शुरू कर देगा, वो आपको फियर से कहना शुरू कर देगा कि अगर आपने हर रोज़ कहा है जाने के लिए और अगर मैं जाता हूँ और अगर तुमने कोई बात वहाँ पे की तो अगले दिन मैंने नहीं जाना। अगर आपने कोई मेरे बारे में वहाँ पर ग्रुप में कोई बात की तो मैंने नहीं जाना। आपने मना करना है कि मेरा ड्रग टेस्ट ना हो, फिर मैं फॉलो अप पर आऊँगा। अच्छा मेरी सर्च ना करना। सर्च से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरी रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट वो जो है ना, वो हर्ट होती है। मुझे ये बता दें, ये सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी वो कोई इधर नीचे पड़ी हुई चीज़ है कि वो इतनी जल्दी हर्ट हो जाती है कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने से वो हर्ट हो जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट तो ऐसी होनी चाहिए जो बड़े से बड़ी वजह की वजह से आप शेकी ना हो। आप विलिंगनेस से गए हैं? अच्छा, पर हुई तो है इस तरह के बात, तो ये फिर मुझे भी याद है। तो फिर हुए हैं ना यहाँ पे। और किस किस अंदाज से हुए, कभी किसी दिन हम इस पे बात करेंगे किस अंदाज से छोटे छोटे ऐसे वाक़यात हो गए जो कि सबसे पहले इस गोल को अचीव करें कि कैसे आप लिमिटेशन में रहते हुए अपनी बोरियत को किल कर लें। अब इसमें रीडिंग की हैबिट आप डाल सकते हैं, वॉक को और बढ़ा सकते हैं, घर में कुछ देख सकते हैं, छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं। और ये एक ट्रैप है, मैं आपको क्लियरली ये बात बताऊं, ये जो बोरियत दिया जाता है, घर के काम जो जैसा मार्केट है वहाँ भी नहीं जाने दिया जाता। ग्रेजुअली हम उसकी भी उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी जो घर में है, कुछ होएंगे छोटे मोटे काम जो आप कर सकते हो, और कुछ नहीं है तो अपना नाश्ता खुद बना लिया करें, बहुत अच्छी बोरियत के लोग इससे। तो पहले विद इन रिसोर्सेज अपनी बोरियत का कोई हल निकालें, फिर हम इस सोल्यूशन की तरफ आएंगे। क्योंकि यही तो हम आपको सिखा रहे हैं ना कि मूड जो कहता जा रहा है उसको नहीं मानना है। जो आपके लिए ज़रूरी काम है वो तो फिर हमने करने हैं, चाहे मूड बोर हो या कुछ और करे, ठीक है। सो आपने पहले अपनी जिस ट्रैक पर हैं, जिस गोल पे हैं, उस पर ज़रा मास्टरी लें, और फिर ये तो डेफिनेटली जॉब भी है, हम तो प्रिपेयर ही आपको इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। वो बंदा प्रॉब्लम में आता है जब किसी की तसल्ली एट रिस्क होती है। वजाहतें देने से फैमिली की जो आप समझ लें कि जब वो आपको वजाहत देंगे कि अच्छा मैंने तो इस वजह से नहीं इस वजह से कहा है, तो बिहेवियर ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली कहे कि मैंने गले इसलिए नहीं लगाया कि मैं स्मेल कर सकूं सिगरेट, मैं तो वैसे ही मुझे प्यार आ रहा था, आप मानेंगे दिन में 3 दफ़ा अगर वो गले लगाए आपको? जब एक बंदा है जो अथॉरिटी में है, उसको सूट करते एक्सप्लेनेशंस देना? नहीं करता ना। उसने जो भी काम किया है वो ठीक नहीं किया, ठीक किया है, ये हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन हम उसको चैलेंज या उसको एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते हैं। पेशेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं।
पेशेंट तो एक्सप्लेन कर ही रहे होते हैं ना कि ये हमें फील होता है, लेकिन वो ये तो नहीं कह सकते कि जी आपने ये क्यों किया। लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने से भी रिश्ते ख़राब होते हैं। यानी एक्सप्लेनेशंस जो है ना, ये अब ड्रग एडिक्शन के अलावा भी है। अगर कोई रिश्तों में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने पड़ती हैं तो इसका मतलब है दिस इज़ द वीक रिलेशन, जिसमें यू हैव टू जस्टिफाई योर कि अच्छा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ। सो जब आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती हैं, वजाहतें देनी पड़ती हैं, तो ये फिर ज़रा मुश्किल बात है। जब आपसे वो कहे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और वो किसी डिमांड के साथ अटैच है कि अगर आप ये नहीं मानेंगी तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आपने उस डिमांड को नहीं मानना। खाना खाने पे आप अपनी तक उनको बता सकती हैं कि अगर खाना नहीं खाओगे तो एज अ मदर मेरा ध्यान रहेगा तुम्हारी तरफ, मैं अपसेट हो जाऊंगी, मैं तो चाहती हूँ खाना तुम खाओ और हम बात करें इस पे, बातचीत से इस मसलों का हल निकालें, खाना छोड़ने से नहीं। सो सिर्फ आप ये कहकर सुकून ले लेते हैं, फिर आप पीछे नहीं पड़ते हैं कि खाना खाओ फिर एट एनी कॉस्ट खाओ। खाना वो खा लेंगे जब उनको भूख लगेगी। मैं आपको बताऊं, ये एक पेरेंट्स की, ख़ास करके मदर्स की, ये एक डिफ़िकल्टी होती है कि खाना अगर वो नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा। आपको पता है साइंटिफिकली हम भूख को कुछ अरसा बर्दाश्त कर सकते हैं और बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा होता है जब हम थोड़ा सा अपने आप को ऐसी, लेकिन जब हमें भूख लगेगी तो हमने खा ही लेना है खाना। अडल्ट बिल्कुल रिकवरी, इसको रिकवरी सिम्टम्स भी कहा जाता है। असल में काम ही आपका इनके ऊपर करना है। ये जो 6 सिम्टम्स हैं ना, असल में इनके ऊपर, और ये मुमकिन तब होगा जब आप एब्सटिनेंस को मेंटेन करेंगे। इधर से आप कोई बात इमोशनल मैनेजमेंट की करते रहें, उधर से सिगरेट पीते रहे, तो प्रैक्टिकली ये नहीं कर पाएंगे आप, वो हो नहीं सकेगा। सो इधर रिकवरी और रिलैप्स, इधर यू आर वर्किंग ऑन योर रिकवरी और यू आर वर्किंग ऑन दिस इज कॉल्ड पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिंड्रोम। ये 6 हैं। स्टेइंग सोबर में पूरा एक चैप्टर है, आप उसको रीड कर सकते हैं। उसमें पूरी मैनेजमेंट भी, मैनिफेस्टेशन भी, ईच एंड एवरीथिंग उसको बताई हुई है स्टेइंग सोबर का। बेशक वो चैप्टर कॉपी करवा लें या उसको पढ़ लें। फर्मली नो कहना, आज पेरेंट्स को बात ये मैं कहना चाह रही थी कि जब आप ना कह लें तो फिर उस पर स्टैंड लें। जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और पेशेंट्स को एक छोटी सी हेल्प, रादर बड़ी सारी हेल्प, कि जब फैमिली प्रोवोक करती है, पुलिसिंग करती है, तो क्या करना है सुभान, मोहब्बत की नज़र से देखना है उनको। तो उसमें फिर कंप्लाइंस भी आते हैं, उसमें फिर आप अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की तरफ जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट की रिकवरी को ट्रिम ट्रेलर पेशेंट कर रहा है और वो आपको कंडीशन करता है कि 3 नहीं 4 बजे, इस दिन नहीं इस दिन, और अगर तुमने बात की तो मैंने जाना छोड़ देना है, इन फियर से प्लीज़ अपने आप को निकाल लें। जब वो नहीं आएंगे तो हम कोई उसकी तदबीर करेंगे, ठीक है। जब कोई पेशेंट नहीं आएगा तो फिर हम उसका कोई वे आउट निकालेंगे ना। इस खौफ से ट्रीटमेंट को तो प्लीज़ मत ख़राब करें कि ना वो ट्रीटमेंट की बात को फॉलो कर रहे हैं आप, ना आप अपनी बात को फॉलो, वो दरमियान में ही कहीं है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।